कभी सोचा है जिस अमेरिका को आज दुनिया स्वतंत्रता की भूमि कहती है, उसकी नींव किन पत्थरों से रखी गई थी? क्या वह सच में बराबरी और आज़ादी की कहानी है या किसी और की कीमत पर बनाई गई एक चमकदार तस्वीर? यह कहानी है कोलंबस से शुरू होकर अरावक जनजाति के विनाश तक, अफ्रीकी दासों की जंजीरों से लेकर गरीब गोरे मजदूरों के विद्रोह तक, और उस क्रांति तक जो जनता की नहीं सत्ता की थी। ये वो इतिहास है जिसे किताबों में महिमा मंडित किया, पर हावर्ड जिन ने बेझिझक उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे सभ्यता के नाम पर अत्याचार हुआ, कैसे लोकतंत्र के पर्दे के पीछे वर्ग और रंग की दीवारें खड़ी की गई। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने इंसान को जीने नहीं दिया, फिर भी हर अंधेरे के बीच एक रोशनी उठी, सच्चाई, बराबरी और इंसानियत की रोशनी। अगर आप इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि जिंदा लोगों की आंखों से देखना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आप सच बोलने वाली कहानियों को सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिस्टोरिक सागा को, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। 15वीं सदी का अंत था। यूरोप नई खोजों और व्यापार की प्यास से जल रहा था। राजा रानियों के दरबार में सोने, मसालों और धन की बातें होती। हर कोई पूर्व की ओर भारत और चीन तक पहुँचने का छोटा रास्ता ढूंढ रहा था। इन्हीं सपनों के बीच एक नाविक था, क्रिस्टोफर कोलंबस। वह इटली के शहर जेनोवा का रहने वाला था, पर उसने स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला को मनाया कि अगर उसे समुद्र पार भेजा जाए तो वह एशिया पहुंचने का नया रास्ता ढूंढ सकता है। 1492 में 3 छोटी जहाजें सांता मारिया, नीना और पिंटा समुद्र के नीले विस्तार पर निकली। कोलंबस और उसके साथी पश्चिम की ओर बढ़ते गए, यह सोचकर कि वे भारत पहुंचने वाले हैं। लंबी यात्रा के बाद 12 अक्टूबर की सुबह जब समुद्र शांत था, एक नाविक ने क्षितिज पर भूमि देखी। लोग खुश हो उठे, हम भारत पहुंच गए। पर असल में वे बहामास के द्वीपों में थे। यहीं से अमेरिका की कहानी शुरू होती है। जब कोलंबस किनारे पहुंचा तो वहां के मूल निवासी अरावक जनजाति तट पर आए। उन्होंने इन अजनबियों का स्वागत किया, पानी, खाना और उपहार दिए। वे शांति, मुस्कान और सादगी से भरे थे, पर कोलंबस ने उनके भीतर इंसान नहीं बल्कि सोना देखा। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये लोग इतने सरल हैं कि इन्हें आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। इनके पास सोना है, हम जल्द ही इन्हें ईश्वर और राजा की सेवा में ला सकते हैं। यह वाक्य आने वाली सदियों की नींव बन गया। खोज के नाम पर दास्ता। कोलंबस ने कुछ अरावक लोगों को बंदी बनाकर स्पेन भेजा ताकि दिखा सके कि उसने नई भूमि पाई है। जब वह स्पेन लौटा तो दरबार में उसकी खूब प्रशंसा हुई। उसे 17 नए जहाज और 1200 सैनिक दिए गए। कहा गया, अब जाओ और इस नई भूमि को साम्राज्य का हिस्सा बनाओ। दूसरी यात्रा में कोलंबस अपने साथ लोहे की तलवारें, कुत्ते, सैनिक और पादरी लेकर पहुंचा। उसने हिस्पानियोला द्वीप, आज का हैती और डोमिनिक गणराज्य में एक किला बनाया और आदेश दिया कि 14 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति हर 3 महीने में एक निश्चित मात्रा में सोना लाए। जो नहीं ला पाता उसका हाथ काट दिया जाता। हजारों लोग इस आदेश के कारण मारे गए। कोलंबस को इतिहास में महान खोजकर्ता कहा गया, पर असल में वह एक लालची व्यापारी और निर्दयी विजेता था। उसकी खोज ने यूरोप को धन दिया, पर अमेरिका के मूल निवासियों से उनका अस्तित्व छीन लिया। इस भयानक दौर का गवाह बना एक युवा पादरी, बार्थोलोमे दे लास कसास। वह पहले खुद दासों का मालिक था, पर उसने सब छोड़ दिया जब उसने देखा कि कोलंबस और उसके सैनिक क्या कर रहे हैं। उसने लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे स्त्रियों को खेतों में गर्भ के साथ काम करने पर मजबूर किया गया। बच्चे भूख से मरते, औरतें अपनी ही शिशुओं को मार देती ताकि वे दास न बने। सैनिकों ने लोगों के सिर काटे, गांव जलाए और बच्चों को तलवार की नोक पर फेंका। उसने लिखा, मैं कांपता हूँ जब यह सब लिखता हूँ। लास कसास के शब्द बताते हैं कि सभ्यता और धर्म के नाम पर कैसी बर्बरता हुई। जिन लोगों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें ईश्वर के नाम पर मिटा दिया गया। स्पेन के राजा को कोलंबस ने लिखा, यह भूमि चमत्कारी है, यहाँ की नदियां सोने से भरी है। पर सच यह था कि सोना बहुत कम था। फिर भी कोलंबस ने झूठ बोलकर और अधिक जहाज मांगे ताकि और दास पकड़ सके। उसे ईसाई धर्म फैलाने का बहाना मिल गया, पर उसका असली उद्देश्य धन और सत्ता था। कई सालों में हजारों भारतीयों को यूरोप भेजा गया। बहुत से रास्ते में ही मर गए और जो बचे उन्हें खानों और खेतों में जबरन काम करना पड़ा। लास कासास ने अनुमान लगाया कि कोलंबस की पहली सदी में हिस्पानियोला की 30 लाख आबादी घटकर केवल कुछ हजार रह गई। कोलंबस की इस खोज के बाद यूरोप में लूट की दौड़ शुरू हुई। हर्नाडो कॉर्टेस ने मेक्सिको जाकर एस्टेक साम्राज्य पर हमला किया। वहां के राजा मोंटेजुमा ने उसे देवता समझकर स्वागत किया, पर कॉर्टेस ने उसके शहर को लूट लिया और उसके लोगों को मार डाला। इसी तरह फ्रांसिस्को
इसी तरह फ्रांसिस्को पिजारो ने पेरू में इंका सभ्यता को मिटा दिया। सोने और चांदी के लालच ने पूरी एक सभ्यता को खा लिया। जो कुछ यूरोपीय इतिहास में खोज कहलाया वह वास्तव में संहार था। कोलंबस और उसके बाद आने वाले विजेताओं ने यह नया सिद्धांत बना दिया, अगर कोई भूमि हमारे धर्म और कानून से अलग है तो वह हमारी है। इसी सोच ने उपनिवेशवाद की नींव रखी। हावर्ड जिन लिखते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, पर असल में उसने जो खोजा वह था मानवता को पैसों के लिए कुचलने का नया तरीका। उस समय यूरोप की हालत ऐसी थी कि अमीर और गरीब के बीच बहुत फर्क था। भूख, बीमारी और युद्ध से लोग परेशान थे। इसलिए जब नई दुनिया की बात उठी तो सबको लगा कि यह स्वर्ग होगा। पर जो यूरोपीय वहां पहुंचे उन्होंने अपने भीतर का अंधेरा भी साथ लाया। सत्ता की भूख, जातीय अहंकार और धर्म के नाम पर हिंसा। जब इंग्लैंड के लोग अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो स्पेनियों ने अपनाया था, पहले मित्रता फिर कब्जा। 1607 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन में पहली अंग्रेज बस्ती बसी। वहां के पोहाटन इंडियन शुरू में मददगार थे, पर जब अंग्रेजों ने जमीन मांगी तो विवाद शुरू हुआ। अंग्रेज सैनिक ने गांव जला दिए, बच्चों को मार डाला और महिलाओं को बंदी बनाया। उनके लिए यह सभ्यता का विस्तार था, जबकि असल में यह अधिकार और जीवन छीनने का अभियान था। अंग्रेज गवर्नर जॉन विंथ्रॉप ने कहा, यह भूमि भगवान की है, भारतीयों ने इसे सभ्य नहीं बनाया, इसलिए हमें इसे वश में करने का अधिकार है। इस तरह धर्म को हथियार बना दिया गया। 1637 में पिक्कॉट युद्ध हुआ। अंग्रेज सैनिकों ने रात में एक पूरा गांव घेरकर आग लगा दी। सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिंदा जल गए। कप्तान जॉन मेसन ने गर्व से कहा, हमने उन्हें जला दिया क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा थी। अगले दिन पादरी विलियम बैटफोर्ड ने अपनी डायरी में लिखा, यह दृश्य भयावह था, पर हमें लगा जैसे हमने भगवान के लिए एक मधुर बलिदान चढ़ाया हो। यही था सभ्यता का आरंभ, जहां हत्या को धार्मिक बलिदान कहा गया। इसके बाद दर्जनों जनजातियां मिटा दी गईं। यूरोपीय बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स और खसरा फैलकर लाखों मूल निवासियों को मार गई। कोलंबस की खोज का असली मतलब यही था, धन, सत्ता और धर्म के नाम पर मानवता का विनाश। हावर्ड जिन कहते हैं, अगर हम विजेताओं के बजाय पीड़ितों की आंखों से इतिहास देखें तो हमें सभ्यता का दूसरा चेहरा दिखेगा, हिंसा, छल और लालच से सना हुआ। कोलंबस की मूर्तियां आज भी खड़ी हैं। स्कूलों में उसके नाम पर छुट्टियां होती हैं, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उसकी खोज से कितने लाख निर्दोष मारे गए। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या मानव प्रगति दूसरों के खून से बनाई जा सकती है? लास कसास ने लिखा, अगर यह ईश्वर का कार्य है तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। और जिन इन वाक्य को आगे बढ़ाकर कहते हैं, अगर सभ्यता की नींव शोषण पर रखी जाए तो वह कभी मानवता नहीं कहलाएगी। कोलंबस का नाम शायद इतिहास में हमेशा रहेगा, पर जिन अरावक लोगों ने उसका स्वागत किया था उसके नाम मिटा दिए गए। और यही इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है, जो बोल न सके वही सब भुला दिए गए। जब कोलंबस की यात्राओं ने यूरोप को नई भूमि और सोना दिखाया तो एक और चीज खुली, लालच का असीम दरवाजा। अब जब यूरोपीय बसने लगे, उन्हें जमीन तो मिल गई, पर उस जमीन पर काम करने के लिए मजदूर नहीं थे। भारतीय जनजातियां या तो मारी जा चुकी थी या बीमारियों से मिट गई। तब उनकी नजर अफ्रीका पर पड़ी और वहीं से शुरू हुई इंसानियत की सबसे भयानक कहानी, गुलामी की कहानी। 16वीं सदी के मध्य से ही अफ्रीकी तटों पर यूरोपीय जहाज उतरने लगे। अफ्रीका उस समय अंधकार नहीं बल्कि सभ्यता, कला और ज्ञान का महाद्वीप था। माली, टिम्बकटू, बेनिन जैसे राज्य शिक्षा, धातु, कला और व्यापार में समृद्ध थे, पर यूरोप के लिए वे सिर्फ श्रम का स्रोत बन गए। गांव पर हमले हुए, लोग पकड़े गए और तट तक लाकर लोहे की जंजीरों में बांध दिए गए। उन्हें जहाजों के अंधेरे तल में ठूंस दिया जाता। भूख, गंदगी और बीमारी से कई मर जाते। कभी कभी जिंदा लोग ही समुद्र में फेंक दिए जाते ताकि बाकी लोगों को जगह मिल सके। एक यात्री ने लिखा, जहाज की हवा में खून और मौत की गंध थी, फिर भी व्यापारी कहते यह लाभदायक यात्रा है। अमेरिका पहुंचे इन अफ्रीकी पुरुषों और महिलाओं को खेतों, खदानों और घरों में बांट दिया गया। किसी को अपने नाम से नहीं बुलाया जाता। उनकी जिंदगी का मूल्य सोने या तंबाकू के वजन से तय होता। 1619 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन में एक डच जहाज 20 अफ्रीकी लोगों को लेकर पहुंचा। यह वह क्षण था जब अमेरिका में दास्तां ने कानूनी रूप ले लिया। धीरे धीरे यह प्रथा पूरी दक्षिणी राज्यों में फैल गई, जहां कपास, गन्ना और तंबाकू की खेती के लिए इन लोगों को जानवरों की तरह काम पर लगाया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुलामी आर्थिक जरूरत थी, पर जिन कहते हैं यह जरूरत नहीं, लालच थी। यूरोप का वैभव अफ्रीकी खून से बना था। अमेरिका में दासों के लिए कोई कानून नहीं था। अगर कोई भागे तो उसके पैर काट दिए जाते, अगर विरोध करे तो मार दिया जाता। फिर भी वे रात में अपने गीतों में उम्मीद छिपा लेते, आजादी का सपना जो आने वाले 100 साल तक गूंजता रहा। धीरे धीरे शासक वर्ग ने एक और चाल चली, रंग का जाल। 1640 में वर्जीनिया की अदालत ने एक आदेश दिया, एक गोरा नौकर कुछ वर्षों में मुक्त
मुक्त होगा, पर एक नीग्रो जीवन भर गुलाम रहेगा। यह वह दिन था जब काले और गोरे का भेद कानून में दर्ज हुआ, यानी दास्ता केवल श्रम नहीं नस्ल से जुड़ गई। चर्च ने कहा ईश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए बनाया है। राज्य ने कहा काले लोग अधूरे मनुष्य हैं, और धीरे धीरे यह झूठ सच्चाई बना दिया गया। यही कलर लाइन थी, नस्ल की वह रेखा जिसने सदियों तक लोगों को बांटा। पर यह कहानी केवल काले लोगों की पीड़ा तक सीमित नहीं थी। उस समाज में हजारों गरीब गोरे भी मौजूद थे, जिन्हें इंडेंजर्ड सर्वेंट कहा जाता था। वे यूरोप से कर्ज चुकाने या नई जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका लाए जाते, जहाँ उनसे कहा जाता 7 साल काम करो फिर आजाद हो जाओगे। पर हकीकत यह थी कि वे भी लगभग गुलाम ही थे। उन्हें खेतों, सड़कों और ईंट भट्टों में काम कराया जाता, उन्हें कोड़े मारे जाते और छोटी गलती पर सजा दी जाती। अक्सर एक ही खेत में एक गोरा मजदूर और एक काला गुलाम साथ काम करते। उनकी तकलीफ एक जैसी थी, पर रंग ने उन्हें अलग कर दिया, और सत्ता को यही चाहिए था, एकता न बने। 1676 में एक युवक नथानिएल बेकन ने आवाज उठाई। वह खुद भी अंग्रेज था, पर उसने देखा कि गरीब मजदूरों और किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। उसने गवर्नर विलियम बर्कले के खिलाफ विद्रोह किया। काले और गोरे मजदूर उसके साथ हो गए। उन्होंने सरकार के दफ्तरों को जला दिया और कहा हम भी इंसान हैं, हमें भी बराबरी चाहिए। यह विद्रोह इतिहास में बेकन रिबेलियन के नाम से जाना गया। भले ही यह असफल हुआ, पर उसने सत्ता को हिला दिया। शासक वर्ग ने महसूस किया कि अगर गरीब एकजुट हो गए तो उनका शासन खत्म हो जाएगा। तभी उन्होंने एक नया हथियार अपनाया, विभाजन। उन्होंने गोरे मजदूरों को थोड़ा ऊंचा दर्जा दिया, उन्हें हथियार रखने और कुछ अधिकार दिए, ताकि वे खुद को काले दासों से बेहतर समझे, और इसी तरह नस्ल भेद को अस्थायी बना दिया गया। जिन लिखते हैं यह अमेरिका की पहली बड़ी साजिश थी, लोगों को रंग और वर्ग के आधार पर बांट देना। इस विभाजन ने अमीरों को सुरक्षित कर दिया। गोरे गरीब सोचते रहे कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि असल में वे भी उसी जाल में फंसे थे। इस दौर में सभ्यता और स्वतंत्रता के सारे नारे केवल ऊपर वालों के लिए थे। गवर्नर, व्यापारी और जमींदार अपने लिए कानून बनाते, नीचे वालों के लिए नियम थे, ऊपर वालों के लिए अपवाद, और हर विरोध को अराजकता कहकर दबा दिया जाता। गरीब मजदूरों की हालत इतनी खराब थी कि कई बार वे भूखे मर जाते, और अगर विरोध करते तो उन्हें विद्रोही कहकर फांसी दी जाती। लेकिन इसी दुख ने धीरे धीरे विद्रोह की चेतना को जन्म दिया। जिन कहते हैं यही वह समय था जब अमेरिका में लोकतंत्र शब्द पहली बार झूठा अर्थ लेने लगा, क्योंकि सरकार जनता की नहीं अमीरों की थी। वह जनता को यह यकीन दिलाती रही कि वे आजाद हैं, पर उनकी आजादी सिर्फ शब्दों में थी। यही बात आगे चलकर अमेरिकी क्रांति की नींव बनी, क्योंकि जब अमीर वर्ग ब्रिटिश शासन से नाराज हुआ तो उसने गरीबों को, पीड़ा को अपनी स्वतंत्रता अभियान में जोड़ लिया। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिली, फिर गरीब पीछे ढकेल दिए गए। जिन कहते हैं अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आजादी का हर नारा अंत में अमीरों को रक्षा में बदल दिया जाता है। काले दासों को बुद्धिहीन कहा गया ताकि उनका शोषण जायज ठहराया जा सके। गरीब गोरों को देशभक्त कहा गया ताकि वे अमीरों के साथ रहें। इस तरह पूरी समाज व्यवस्था एक झूठ पर टिकी थी कि कुछ लोग जन्म से ऊंचे हैं और कुछ नीच। हावर्ड जिन लिखते हैं जब इतिहास को दबाया जाता है तो वह गीत बनकर लौटता है, जब आवाजें बंद की जाती हैं तो वे फुसफुसाहट बनकर हवा में फैलती है। काले दासों की जंजीरों की झंकार, गरीब मजदूरों की थकी सांसें और बेकन जैसे बागियों की पुकार, यही थी उस आने वाले लोकतंत्र की सच्ची नींव। क्योंकि एक दिन आने वाला था जब यही आवाजें कहेंगी अब हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि इंसान की तरह जीना है। 18वीं सदी का मध्य था। इंग्लैंड का साम्राज्य दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका था और अमेरिका के 13 उपनिवेश अब उसके सबसे बड़े आर्थिक स्रोत बन गए थे। इन उपनिवेशों में कपास, तंबाकू और लकड़ी का उत्पादन होता था, जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों और जहाजों के लिए ईंधन जैसा था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे उपनिवेशों के अमीर व्यापारी और जमींदार महसूस करने लगे कि ब्रिटिश सरकार उन पर बहुत कर लगा रही है बिना उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए। यही वह समय था जब स्वतंत्रता और आजादी जैसे शब्द लोगों की जुबान पर आने लगे। पर हावर्ड जिन कहते हैं यह आजादी आम जनता की नहीं, अमीर व्यापारियों की थी, क्योंकि जो लोग फ्रीडम का नारा दे रहे थे वे खुद सैकड़ों दासों के मालिक। ब्रिटिश संसद ने कर लगाए, शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट, टी एक्ट, ताकि उपनिवेशों से और धन निकाला जा सके। अमीर व्यापारियों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मुनाफा कम हो रहा था, लेकिन उन्होंने जनता को यह कहकर जोड़ा, ब्रिटेन हमें लूट रहा है, हम सब दास हैं। और इस तरह गरीब किसान और मजदूर भी क्रांति के नाम पर लड़ाई में उतर आए, यह सोचे बिना कि असली लड़ाई किसकी है। 1770 में बोस्टन मैसेकेयर हुआ जब ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मारे गए।
इस घटना को अखबारों में स्वतंत्रता की शहादत बताया गया। 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने समुद्र में चाय के बक्से फेंक दिए। इसी ने अमेरिकी क्रांति की आग को हवा दी। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार हुई, जिसमें लिखा गया सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार है। पर जिन पूछते हैं अगर सभी समान हैं तो फिर काले दासों का क्या, भारतीयों का क्या और गरीबों का क्या? इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले लगभग सभी लोग अमीर, जमींदार या व्यापारी थे। थॉमस जेफरसन, जिसने ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल लिखा, उसके पास 200 से ज्यादा गुलाम थे। जॉर्ज वाशिंगटन भी वर्जीनिया का बड़ा दास मालिक था। यह विरोधाभास ही अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना बन गया। स्वतंत्रता की घोषणा दासों की खूनों पर लिखी गई थी। जिन कहते हैं यह क्रांति नीचे वालों के लिए नहीं थी, यह ऊपर वालों के बीच सत्ता बांटने का संघर्ष था। अमीर अमेरिकी चाहते थे कि ब्रिटिश कर न चुकाना पड़े और सरकार का नियंत्रण उनके हाथ में हो। उन्होंने गरीबों को देशभक्ति का जज्बा दिया ताकि वे उनकी लड़ाई लड़ें। क्रांति के दौरान हजारों मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़े। उन्होंने अपने घर छोड़े, ठंड में बिना जूते मार्च किया और जान दी। पर जब युद्ध खत्म हुआ तो वही अमीर वर्ग सत्ता में बैठ गया। वो संविधान बना पर उसमें गरीबों के अधिकारों की कोई बात नहीं थी। 1787 में संविधान सभा हुई। इसमें वही लोग थे, अमीर, वकील, व्यापारी और जमींदार। उन्होंने कहा जनता को नियंत्रण चाहिए पर सीमित। मतदान का अधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुषों को मिला और राष्ट्रपति चुनने की व्यवस्था इतनी जटिल बनाई गई कि आम जनता सीधा असर न डाल सके। जिन लिखते हैं संविधान का असली उद्देश्य लोकतंत्र नहीं, स्थिरता थी, यानी व्यवस्था को बचाना, चाहे जनता असंतुष्ट ही क्यों न हो। क्रांति के बाद गरीबों की हालत वही रही। किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए गए, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी और दास्ता पहले से भी मजबूत हो गई। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिला। यह वही स्वतंत्रता थी जिसमें केवल कुछ ही लोगों का हिस्सा था। 1786 में शेष रिबेलियन हुआ। मैसाचुसेट्स के किसानों ने टैक्स और कर्ज से तंग आकर बगावत कर दी। वे कहते थे हमने ब्रिटिश शासन इसलिए नहीं हटाया था कि जब अपने ही अमीर हम पर राज करे। इस विद्रोह को सेना ने दबा दिया, लेकिन सत्ता वर्ग डर गया। यही डर संविधान के निर्माण में झलकता है। हर पंक्ति में जनता से सुरक्षा का भाव है। जिन कहते हैं संविधान ने लोकतंत्र को सीमित कर दिया ताकि व्यवस्था अमीरों के पक्ष में बनी रहे। राज्य सरकारों ने कानून बनाए कि मजदूरों की हड़ताल देशद्रोह मानी जाएगी। अखबारों में सिर्फ अमीरों की बात छपती। शिक्षा और धर्म दोनों ने सिखाया भगवान ने हर किसी को उसकी जगह दी है, यानी कोई गरीब है तो उसका भाग्य है, अन्याय नहीं, और अगर कोई अमीर है तो उसका यह उपलब्धि है, न कि चोरी का परिणाम। इस तरह एक पूरा झूठ समाज के मन में बैठा दिया गया। क्रांति की सफलता के बाद अमेरिका में नए प्रतीक गढ़े गए। स्वतंत्रता का झंडा, राष्ट्रीय गान, संविधान के संस्थापक पिताओं की मूर्तियां लोगों को गर्व से सिखाया गया ताकि वे सवाल न करें। जिन लिखते हैं देशभक्ति का उपयोग सत्ता को छिपाने के लिए किया गया। जब कोई भूख या अन्याय की बात करता तो कहा जाता तुम देश विरोधी हो। यही नया हथियार था राष्ट्रवाद का। जो सवाल उठाए वह दुश्मन, जो चुप रहे वही सच्चा नागरिक। इस नए अमेरिका में उद्योग बढ़े, शहर बने और व्यापार फला, पर साथ ही असमानता की जड़ें और गहरी होती गई। अमीर वर्ग ने बैंक और कर नीति अपने नियंत्रण में रखी। किसानों से भूमि छीनी गई। औरतें अब भी वोट नहीं दे सकती थी। काले लोगों को अब भी संपत्ति माना जाता। जिन कहते हैं क्रांति ने राजाओं को हटाया पर राजा जैसी मानसिकता कायम रखी। अब सत्ता संसद में थी पर वही लोग उसमें बैठे थे जो पहले राजमहल में। अमेरिका में लोकतंत्र अब एक दिखावा बन चुका। कागज पर बराबरी, जमीन पर असमानता। संविधान ने सत्ता को जनता से नहीं बल्कि जनता पर रखा और इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए मीडिया, शिक्षा और धर्म सब ने एक जैसी भाषा अपनाई। यह सबसे अच्छा संभव समाज है। पर जब कोई इतिहासकार, मजदूर या लेखक यह कहता है कि यह समाज अन्यायपूर्ण है तो उसे देशद्रोही कहा गया। यही डर इतना गहरा था जो कई दशकों तक खुलकर कोई बोल न सका। जिन कहते हैं लोकतंत्र की असली परीक्षा युद्ध जीतने में नहीं बल्कि यह तय करने में है कि कौन उस जीत का हिस्सा बनता है। इसलिए अमेरिकी क्रांति को समझना सिर्फ इतिहास जानना नहीं बल्कि यह देखना है कि कैसे सत्ता किसके लिए बनी और किसे बाहर रखा गया। क्योंकि हर देश की असली ताकत उसके झंडे में नहीं बल्कि उन हाथों में होती है जो उस झंडे को थामे रहते हैं, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न। और यही जिनका संदेश है। अगर हम अपने अतीत के झूठों को पहचान ले तो शायद भविष्य सच बोल सके।